So dear students, welcome again in this lecture room. तो हम ये टॉपिक जो फोटोसिंथेसिस डिस्कस करते आ रहे हैं कई दिनों से, तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने इसमें बताया आपको पहले जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी हम C3 साइकिल, अगर आपको याद होगा C3 साइकिल जो हमने पढ़ा, तो उसमें मैंने बताया कुछ प्लांट्स ऐसे या मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये RuBP के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम के साथ दैट इज कॉल्ड एज रिबिस्को ये कंबाइन होता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है दैट इज फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये C3 कंपाउंड है, जो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है। इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 3 हैं। तो इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। तो और कुछ प्लांट्स मैंने बताया जिनमें जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पहले कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज पेप, फास्फेन और पायरुविक एसिड C3 कंपाउंड है, इसके साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पर पेपकेस, यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पेपकेस, तो ये इनको कंबाइन करता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो उसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ऑन दैट बिहाफ इट इज कॉल्ड एज C4 साइकिल। मगर कुछ प्लांट्स जो इस C3 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि C3 प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जब RuBP के साथ मिलता है, RuBP के साथ जब मिलता है, यानी इन C3 प्लांट जो है इनमें जब कुछ प्लांट्स ऐसे जिनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ RuBP के साथ कंबाइन होता है, तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट, ये इसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होता है। ठीक, यानी नॉर्मल कैटेगरी जो हमने पढ़ी C3 प्लांट्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड RuBP कंबाइन होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ग्लूकोज बनता है या नॉर्मल प्रोसेस है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड पेप, फास्फेन और पायरुविक एसिड कंबाइन होता है, तो यहाँ पर ये C4 कंपाउंड ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाता है, तो उनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं, नॉर्मल प्रोसेस। बट जो ये C3 प्लांट्स हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है जब कार्बन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो उस वक्त और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, तो उनमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP कंबाइन होके C2 कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम ग्लाइकोलेट कंपाउंड कहते हैं। तो इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोसेस, तो यहाँ पर लाइट हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये प्रोसेस जिसमें लाइट पड़ी प्लांट्स पर, और यहाँ पर उन्होंने एक तो ये मानो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा तो RuBP, तो यहाँ पर जब 2 कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और साथ ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक तो ये ग्लाइकोलेट बनाते हैं या ग्लाइकोलेटिक एसिड बनाते हैं, तो साथ ही यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। तो हम अगर देखेंगे रेस्पिरेशन की डिफिनेशन अगर हम ले लेंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, मगर यहाँ पर ये प्रोसेस लाइट की मदद से होता है। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। आप ये डिफिनेशन लिखो, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स release of carbon dioxide, release of CO2 and utilization of O2 and utilization of O2
in the presence of light in some plants, and the process which involves release of carbon dioxide and utilization of oxygen in the presence of light in some plants, it is called as photorespiration. It is called as, या शॉर्ट में हम लिखेंगे respiration in the presence of light. शॉर्ट में हम लिखेंगे respiration in the presence of light. क्लियर? तो ये दो साइंटिस्ट से अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी की, कौन से साइंटिस्ट थे जो ये डिस्कवर किया, इस पर एनालिसिस की कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो ये दो साइंटिस्ट थे. वन इज कॉल्ड एज डिकर या डाइकर, सेकंड इज कॉल्ड एज टियो. सो ये दो साइंटिस्ट से जिन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर की. सो ऑन दैट बिहाफ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टियो डिकर्स प्रोसेस या टियो डिकर्स पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं हम इसे. तो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे, इसको हम C2 साइकिल कहेंगे, या इसको हम डिकर टियोज पाथवे भी कहेंगे. तो तीन नाम के साथ हम पुकार सकते हैं इसको. वन इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज C2 साइकिल, थर्ड इज कॉल्ड एज डिकर एंड टियोज पाथवे. क्लियर? अब ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन जो होती है, तो इसके लिए सिर्फ एक सेल ऑर्गेनली काम इस्तेमाल में नहीं ये प्लांट लाता है, बल्कि इसमें 3 सेल ऑर्गेनलीज इस्तेमाल होते हैं. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनलीज. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनलीज. या सेल में जो ऑर्गेनली होते हैं, 3 ऑर्गेनली ऐसे प्लांट्स में, प्लांट के सेल जो है इसमें 3 सेल ऑर्गेनली जो होते हैं जिनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. वन इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, वन इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम, हालांकि पेरोक्सिसोम मेन सेल ऑर्गेनली है जिसमें ये प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन होती है. तो थर्ड इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. सो दीज आर 3 सेल ऑर्गेनलीज जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, सो जिनकी मदद से या जिनमें ये फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है. तो मेन कौन है यहाँ पर? पेरोक्सिसोम. क्लियर? तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर द सेल ऑर्गेनलीज इन विच फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. मैंने ये उसमें तीनों के 3 आ सकते हैं, तो लेकिन वहाँ पर स्किन्स जो है अलग होगी. स्किन्स तो यही, पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्या है? पेरोक्सिसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया. वहाँ पर ये पहला होगा या ये पहला होगा, वो आपको इस CPM है ना, मैं CPM ये आप एब्रिविएशन लिख सकते हैं, तो ये आपको इस तरह याद रहेगी. तो अब हमने देखना है ये प्रोसेस जो होती है क्या होता है इस प्रोसेस में, किस तरह ये साइकिल कंप्लीट. तो पहले क्या होता है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सेल ऑर्गेनली, क्योंकि प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनली. फर्स्ट हियर इट इज, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है. सो पहले हम क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है. तो सेकंड सेल ऑर्गेनली दैट इज कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम. सेकंड हम यहाँ बनाएंगे पेरोक्सिसोम, मान लो ये पेरोक्सिसोम है, सेकंड सेल ऑर्गेनली, दिस कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम. सो थर्ड सेल ऑर्गेनली दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज साइड फॉर रेस्पिरेशन है ना, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाएंगे. सो ये 3 तरह के सेल ऑर्गेनली है जो हम स्किन्स में रखेंगे, तो इनमें से प्रोसेस होती है. पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आता है CO2, तो ये RuBP के साथ कंबाइन होता है, RuBP. तो लेकिन प्रोसेस को या इनिशिएट करने के लिए या प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशंस हमें चाहिए. वी नीड 2 फैक्टर्स, ये आप लिख लीजिए, वी नीड 2 फैक्टर्स, we need 2 factors for this process. Number 1, high temperature. हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए. तो ये पहली कंडीशन है, पहला फैक्टर है.
सेकंड इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पर अगर आपको याद होगा, ये दो कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP जो हैं ये कंबाइन होते हैं। यहाँ पर एंजाइम क्या आता है, रिबिस्को, RuBI शॉर्ट में हम लिखेंगे रिबिस्को। तो रिबिस्को जो है इट शोज एफिनिटी विद बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपनी एफिनिटी दिखाता है। पहले सीखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इक्वल हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू concentration of oxygen. So at that time, Ribisco shows its affinity towards, shows its greater affinity towards carbon dioxide. And when concentration किसकी, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो इक्वल हो, बराबर हो, तो उस वक्त ये Ribisco जो है एंजाइम, तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपनी ग्रेटर एफिनिटी दिखाता है और ये इसके साथ कंबाइन होता है। क्लियर? तो लेकिन जब ये दो कंडीशंस होंगे, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अब ज़्यादा हो, पहले तो इक्वल थी, यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस होती थी, लेकिन अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई और दूसरा फैक्टर टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। सो एट दैट टाइम जो ये रिबिस्को है एंजाइम, रिबिस्को, ये इट शोज एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, आप लिखो, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन as well as high temperature, the Ribisco shows its greater affinity towards oxygen। तो उस वक्त ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अपनी एफिनिटी है उसके साथ दिखाता है। तो एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेस। सो एट दैट टाइम रिबिस्को जो एंजाइम है, यहाँ पर हम इसे ऑक्सीजनेस कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, है ना। अगर आपकी एनसीईआरटी है वहाँ ये लिखा गया है रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, या शॉर्ट में हम ऑक्सीजनेस लिखते हैं। सो उस वक्त यहाँ पर रिबिस्को के बजाय हम ऑक्सीजनेस भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो मान लो यहाँ पर हम ऑक्सीजनेस लिखेंगे, ऑक्सीजनेस, दिस ऑक्सीजनेस, यहाँ पर ऑक्सीजनेस। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेस, इट विल फॉर्म फास्फो, यहाँ पर आप लिखो फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पर एक कंपाउंड जो बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज फास्फोग्लाइकोलेट। क्लियर? थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, फास्फोग्लाइकोलेट। तो उसके बाद क्या होगा, इसको जो इसका फास्फेट ग्रुप कार्बन पर है ये यहाँ से चला जाएगा, रिमूव होगा। यहाँ पर फास्फेट PO4 लिखेंगे या फास्फेट ग्रुप, ये बाहर निकलेगा इससे। तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। तो जो ग्लाइकोलेट है इसमें कितने कार्बन एटम हैं? इसमें दो कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर। तो इसी बुनियाद पर इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मड इन दिस फोटो रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट। इसमें तो दो कार्बन होते हैं, तो इसी पर, इसकी बिना पर इसका नाम C2 साइकिल भी रखा गया। क्लियर? तो इसके बाद क्या होता है,
अब क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस खत्म होती है तो ये ग्लाइकोलेट जो है ये कहाँ पर दाखिल होता है? पेरोक्सिसोम में। ये आप कहाँ पर? पेरोक्सिसोम में चला जाता है। तो पेरोक्सिसोम यहाँ पर लिखेंगे ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। तो ये ग्लाइकोलेट जो है ये यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइऑक्सिलेट, OX है, ग्लाइऑक्सिलेट, ये यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद इसकी अब ट्रांस एमाइनेशन होती है। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट यहाँ बना किसमें? पेरोक्सिसोम में। तो अब इसकी ट्रांस एमाइन, यहाँ पर लिखा हुआ मैं ट्रांस एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन मीन्स के साथ आप एमाइन ग्रुप कंबाइन होगा तो ये एक एमाइनो एसिड देगा। सो आप इस तरह लिख सकते हैं ग्लाइऑक्सिलेट अंडरगोज ट्रांस एमाइनेशन and forms a product that is called as glycine. So ये यहाँ पर glycine and important amino acid ये यहाँ पर बनाएगा। क्लियर? तो ग्लिसिन जब बना, हालांकि आपको मैंने मतलब बताया है ये ग्लिसिन जो है ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो एक प्लांट है जिसको हम सोयाबीन कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट इसका, तो इसी बुनियाद पर उसका नाम ग्लाइसिन मैक्स भी रखा गया। तो ये ग्लाइसिन जो है अब यहाँ पर ये बाहर निकलता है पेरोक्सिसोम से। तो अब ये किस में दाखिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लाइसिन एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? ये ग्लाइसिन जो है दो मॉलिक्यूल्स यहाँ कंबाइन होते हैं। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, आप ये लिख लो पॉइंट, इन माइटोकॉन्ड्रिया टू कंपाउंड्स ऑफ glycine combines and they give rise number one serine, another amino acid। यानी दो ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कंबाइन होंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड बनाएंगे सीरीन, और साथ ही साथ यहाँ में डिकार्बोक्सिलेशन होगी। इसमें यहाँ पर क्या होगी? डिकार्बोक्सिलेशन होगी। तो ये ग्लाइसिन जो है ये दो मॉलिक्यूल्स आ गए, दो कंपाउंड्स आ गए, कंबाइन हो गए, तो एक तो डिकार्बोक्सिलेशन होगी। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन तो मैंने कई बार ये आपको बताया जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी है ना, या फोटोस या बाकी पढ़ा, तो वहाँ मैंने बताया जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उस प्रोसेस को हम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। हालांकि यहाँ पर एंजाइम आ सकता है डिकार्बोक्सिलेज। क्लियर? अगर डिहाइड्रोजिनेशन, उसको हम डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक डिकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम रोल प्ले कर सकता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, लेकिन इस पॉइंट पर ऑक्सीजन, या तो मैंने भूल गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड RuBp एंड ऑक्सीजन एज वेल एज हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लिखेंगे हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या यूटिलाइज हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, तो यहाँ लीज क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आएगा, इट विल कम आउट। सो लाइट यहाँ इस्तेमाल हुई, तो लाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये साइकिलिक प्रोसेस है, अब हमने देखना है ये कब ये साइकिल कंप्लीट करेगा, ये हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो सीरीन जो है ये सीरीन अब वापस पेरोक्सिसोम में दाखिल होगा। सीरीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना ये अब वापस दाखिल किस में? पेरोक्सिसोम में होगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा ग्लाइसरेट। सो दिस विल गेट ग्लाइसरिक एसिड आप बोल सकते हैं, या ग्लाइसरेट शॉर्ट में। द serine when enters into this peroxisome, it gets converted into glycerate. Clear?
तो ग्लाइसरेट जो है यहाँ पर इसको फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, सो दिस गिव्स पायरुविक एसिड PA। नहीं पहले ये पायरुविक एसिड देता है, यहाँ पर लिखिए आप, ये करेक्ट कीजिए, पहले पायरुविक एसिड देता है यहाँ पर। यानी जो सीरीन है जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये पेरोक्सिज्म में दाखिल होता है तो ये पायरुविक एसिड देता है। पायरुवेट बुक पर लिखा गया, हालांकि NCERT पे ये नहीं है ना, ये साइकिल मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी आपके माइंड में क्वेश्चन उभर सकता है, क्या मैं कैसे ही प्रोसेस होती है, कहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, किस तरह से निकलता है, कौन कौन स्टेप्स इसमें ना। तो इसी बुनियाद पर मैंने जो ये मुनासिब समझा, मैं ये आपको डिटेल पैटर्न में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना, तो ये पायरुवेट जो है इट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरेट। सो पायरुविक एसिड और पायरुवेट भी शॉर्ट में लिख सकेंगे, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरेट। क्लियर? तो ग्लाइसरेट जो है ये अब वापस क्लोरोप्लास्ट में दाखिल होगा। ठीक, जो ग्लाइसरेट जो है यहाँ पर बना किसमें, पेरोक्सिज्म में बना, तो अब ये वापस किसमें दाखिल होगा, क्लोरोप्लास्ट में दाखिल होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में इसके साथ ATP कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर ये PGA देगा, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक, तो फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो बना यहाँ पर, ये तो यहाँ पर एक ट्रायोज देगा, ट्रायोज शुगर्स या ट्रायोज फास्फेट्स। यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राइओज फास्फेट्स या फास्फेट। तो उसके बाद ये ट्रायोज एक तो यहाँ से ये शुगर देगा और एक ये वापस RUBP देगा। ये ट्रायोज है, यहाँ पर रिजनरेशन होगी किसकी, RUBP, वो वापस किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और इसके साथ मिलेगा, तो फिर से साइकिल दोबारा कंप्लीट होगा। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे, यहाँ पर हमने कहा द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and utilization of oxygen in the presence of sunlight takes place in some plants। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, तो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। सो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस ओनली इन C3 प्लांट्स। आप ही लिखो, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी ये जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस ओनली इन C3 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में ये नहीं होती है। क्यों? अगर आपको याद होगा, मैंने जब C4 साइकिल पढ़ाया तो वहाँ मैंने आपको बताया जो लीफ है इसमें मीजोफिल टिश्यू होता है और उसमें बंडल, वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक, तो ये जो मीजोफिल टिश्यू यहाँ पर होता है, इस बंडल शीथ, ये वेस्कुलर बंडल, इसके बाहर कवरिंग होती है एक शीथ की, सो दैट इज कॉल्ड एज बंडल शीथ, है ना। सो दिस कॉल्ड एज बंडल शीथ, बंडल शीथ। तो ये बंडल शीथ जो है इट इज इम्परमेबल और इम्परवियस टू एनी काइंड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है मीजोफिल टिश्यू में, जब C4 फोटोसिंथेसिस होती है, तो मैलिक एसिड किस में दाखिल होता है, वेस्कुलर बंडल में या बंडल शीथ में, बंडल शीथ में दाखिल होता है। तो बंडल शीथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड इस वो बाहर नहीं निकल सकता है बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग, क्योंकि ये इसको बाहर जाने नहीं देगा, ये इम्परवियस है, ये इम्परमेबल है। तो यहाँ पर वो किसके साथ कंबाइन होगा, RUBP के साथ। तो यहाँ पर C3 साइकिल होगा, यहाँ पर C4 साइकिल होगा, यानी मीजोफिल टिश्यू में क्या होगा, C4 साइकिल। तो इस बंडल शीथ में, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ये ज़ाया नहीं होता। अगर इन C4 प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो या कम हो, लो हो, उस वक्त भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किन में होती है, C3 प्लांट्स में, क्योंकि इनमें C4 साइकिल नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज, तो इससे डैमेज होता है, प्रोडक्शन में डैमेज होता है। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन, ये टिल यट अभी क्लियर नहीं है, इसका रोल है क्या, है ना।
मतलब क्यों ये होती है, प्लांट के लिए कौन सा एक्चुअल रोल प्ले करता है, टिल दैट इट हैज़ नॉट बीन क्लियर, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। सो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब लास्ट टॉपिक यहाँ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कौन कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या किनका इस पर कौन सा असर होगा, वो कल के लेक्चर में शायद या 1 या 2 लेक्चर रहेंगे तो हम इसको फोटोसिंथेसिस को क्लियर करेंगे। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, या ये फुल ऑफ कन्फ्यूजन है? बाउंसर मत हुआ, वाइड बॉल तो हाँ, लाइन लेंथ गेंद चल रही थी ना, आपको समझ में आया, हर एक गेंद आपको समझ में आ गई, तो ठीक है, आप घर जाइए। तो यहाँ तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, अगर कि आपके एनसीईआरटी पे यहाँ नहीं है तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं ये साइकिल। तो आप घर में जाइए, आप ये वीडियो भी देखिए मेरा, तो वहाँ पर इसका जो है ये उतारिए अपनी नोटबुक पर, ताकि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करेगा कहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इस वक्त आप जवाब दे सकते हैं। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि टाइम कंप्लीट हुआ क्लास का। सो थैंक यू।